हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो एमपीएससी 001 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चन है आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा है, एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, पर आपको 40 नहीं पढ़ के जाना है। मैंने 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, किस तरह का पैटर्न आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वो पूरा दिया ताकि आपको आसानी हो। मतलब अगर जैसे पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जो पढ़ के जाओगे आप आंसर में वही लिख कर आना। कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दे दिया है, बस आंसर आपको वही लिखना है जो आप पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स पढ़ाने का सब्जेक्ट है या कुछ और? इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं आज हम। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब है पॉलिटिक्स के आइडियाज़, कंसेप्ट और प्रिंसिपल को समझना। जैसे स्टेट्स क्या होता है, पावर कैसे काम करती है, जस्टिस और इक्वालिटी का क्या मतलब है। इजी एक्सप्रेशन में बात करें हम तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताती है कि सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ये सिर्फ क्या हो रहा है नहीं बताती, बल्कि क्या होना चाहिए भी बताती है। थिंकर जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जॉन लॉ ने जस्टिस की बात की है, कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल समझाया है। इन थिंकर्स के आइडियाज़ ही पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। अब हम बात करेंगे मेन फीचर्स की। आइडिया और कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। सोसाइटीज़ को बेटर बनाने का एम होता है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी जैसे टॉपिक्स कवर करता है। रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल थ्योरी। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमें समझ आता है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, सिटीज़न के राइट्स क्या है, सोसाइटी फेयर है या नहीं। अब कंक्लूजन की बात करें तो सिंपल वर्ड में पॉलिटिकल थ्योरी एक गाइड है जो बताती है कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स को कैसे चलाना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोटिंग होता है या इससे ज़्यादा कुछ? आज हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो रूल है वो सिर्फ लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, बनता है बाय द पीपल फॉर द पीपल। इसको फेमस बनाया था अब्राहम लिंकन ने। अब हम बात करेंगे इजी एक्सप्रेशन की। बात करें तो डेमोक्रेसी में पावर किसी किंग या डिक्टेटर के पास नहीं होती है। पावर होती है लोगों के पास। मतलब लोग अपना लीडर चूज़ करते हैं, गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करती है। एक अब हम बात करेंगे मेन फीचर्स। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है। इक्वालिटी, सब लोग इक्वल हैं। फ्रीडम, बोलने की आज़ादी सबको है। रूल ऑफ लॉ, सब पे लॉ इक्वल अप्लाई होता है, चाहे वो किंग कोई भी हो। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट जवाब देती है। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और एक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लोग खुद डिसीज़न लेते हैं। एग्जाम्पल एंशियंट ग्रीस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। फिर आया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लोग लीडर इलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल लाइक इंडिया। अब बात करेंगे लिबरल डेमोक्रेसी, राइट प्लस फ्रीडम प्लस इलेक्शंस। एग्जाम्पल यूएसए प्लस इंडिया। वाई डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट? डेमोक्रेसी क्यों इम्पॉर्टेंट है? लोगों को पावर मिलती है, राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। अब हम इसका क्रिटिसाइज इसकी कैसे कर सकते? क्रिटिज़म, रॉन्ग लीडर चूज़ हो जाते हैं। मनी एंड पावर इन्फ्लुएंस करता है कि इलेक्शन में कौन जीतेगा। कंक्लूजन की बात करें तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक वोटिंग नहीं है, ये एक सिस्टम है जहाँ लोग ही असली पावर हो, मतलब लोगों के पास ही असली पावर होता है। अब हम बात करेंगे राइट्स की। राइट्स क्या है? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे वर्ड्स या हमारी डेली लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है? आइए समझते हैं, डेफिनेशन देते हैं। हम सबसे पहले राइट्स की डेफिनेशन देखते हैं। राइट्स का मतलब है वो बेसिक फ्रीडम और फैसिलिटी जो हर इंसान को मिलनी चाहिए, जैसे बोलने की फ्रीडम्स, एजुकेशन का राइट, इक्वालिटी,
इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो राइट हमें रिस्पेक्ट और फ्रीडम के साथ जीने का पावर देता है। अगर राइट्स ना हो तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, लोग अनसेफ फील करेंगे। थिंकर जो एक्सप्लेन किए हैं, जॉन लॉक ने बोला था हर इंसान के पास नेचुरल राइट्स होता है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। क्या क्या राइट्स हैं? टाइप्स ऑफ राइट्स की बात करें तो नेचुरल राइट्स जन्म से मिलता है, लीगल राइट्स लॉ के थ्रू मिलता है, फंडामेंटल राइट्स जैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन देता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स सभी ह्यूमंस के लिए सेम है। अब हम बात करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ की। सिर्फ राइट्स नहीं, ड्यूटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, तुम्हें बोलने का राइट है पर किसी को हर्ट करना गलत है ना, तो राइट प्लस ड्यूटीज़ बैलेंस करती है सोसाइटी को। वाई राइट्स इम्पॉर्टेंट? फ्रीडम मिलती है, इक्वालिटी मेंटेन होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल में रहती है। अब हम इसकी बात करेंगे कंक्लूजन की, तो राइट है वो शील्ड है जो हमें प्रोटेक्ट करता है हर एक हमें एक अनफेयर सोसाइटी बनाते हैं। राइट्स के बिना फ्रीडम नहीं है और फ्रीडम के बिना लाइफ इनकम्प्लीट है। अब हम बात करेंगे लिबर्टी की। फ्रीडम और लिबर्टी सेम चीज़ है या डिफरेंट? आइए समझते सिंपल लैंग्वेज में। लिबर्टी का मतलब होता है अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की फ्रीडम, लेकिन विदाउट हार्मिंग अदर। इजी एक्सप्रेशन में बात करें तो लिबर्टी का मतलब है जो मन करे वो करो, बल्कि जो सही है वो करो बिना किसी के नुकसान पहुंचाए। थिंकर्स जैसे जॉन मिल ने बोला तुम्हारी फ्रीडम तब तक वैलिड है जब तक तुम किसी और को हार्म नहीं करते। इसको हार्म प्रिंसिपल कहते हैं। ऑब्वियसली जब तुम किसी को हार्म नहीं करोगे तो तुम्हारी फ्रीडम वैलिड रहेगी। टाइप ऑफ लिबर्टी की बात करें तो फ्रीडम, नेगेटिव लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन मतलब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना करे। पॉजिटिव लिबर्टी, एबिलिटी टू डू समथिंग मतलब तुम कैपेबल हो अपनी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए। अब हम बात करेंगे रियल लाइफ में फ्रीडम कैसी होनी चाहिए। तुम्हें बोलने की फ्रीडम है पर हेट स्पीच अलाउ नहीं है, यही बैलेंस है लिबर्टी का। वाई लिबर्टी इज़ इम्पॉर्टेंट? पर्सनल ग्रोथ होती है, क्रिएटिविटी बढ़ाती है, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, लिमिटेशन इम्पॉर्टेंट फॉर मार्क्स। अब क्या क्या लिमिटेशन है? अनलिमिटेड लिबर्टी पॉसिबल नहीं है, सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की, तो लिबर्टी का मतलब सिर्फ फ्रीडम नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम है। मतलब आपके पास, आपके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबल है कि आप फ्रीडम का गलत फ़ायदा ना उठाओ। अब हम बात करेंगे इक्वालिटी एंड जस्टिस की। सबको इक्वल ट्रीट करना ही इक्वलिटी है और जस्टिस का मतलब सिर्फ कोर्ट होता है। आज दोनों को समझते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इक्वालिटी का मतलब है सब लोगों के लिए इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सब लोग बिल्कुल सेम हों, बल्कि सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। टाइप ऑफ इक्वालिटी क्या है? लीगल इक्वालिटी, सब लॉ के सामने इक्वल है। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? सबको वोट्स का राइट है। सोशल इक्वालिटी क्या है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कास्ट, जेंडर, रिलीजन को लेकर। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है? रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एग्जाम्पल, स्कूल में सबको सेम बुक देनी चाहिए, उसे कहते हैं इक्वालिटी। वीक स्टूडेंट को एक्स्ट्रा हेल्प देना चाहिए, इसे कहते हैं रियल फेयरनेस। अब हम बात करेंगे जस्टिस की। हर इंसान के साथ फेयर और सही बिहेवियर होना चाहिए। जॉन्स लॉ ने बोला था जस्टिस का मतलब है फेयरनेस। सबको इक्वल बेसिक राइट्स मिलनी चाहिए। इनइक्वालिटी तभी अलाउ है जब सबको बेनिफिट हो। टाइप ऑफ जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस, सोसाइटी में फेयरनेस। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो पैसा और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स भी होना चाहिए। इक्वालिटी एंड जस्टिस की कनेक्शन की बात करें तो इक्वालिटी के बिना जस्टिस अधूरा है, जस्टिस के बिना इक्वालिटी इम्पॉसिबल है।
दोनों मिलकर बनते हैं फेयर सोसाइटी। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होता है। जस्टिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होता है, पीस हार्मनी आती है, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो इक्वालिटी का मतलब इक्वल चांस और जस्टिस का मतलब है फेयर रिजल्ट। दोनों मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, बेटर सोसाइटी बनाते हैं। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये तो सबको पता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की सरकार, रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल। ओ, डेमोक्रेसी तो हो गया है शायद। हम बात करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ की। अब हम बात करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ की। सिर्फ राइट्स लेना इजी है या पर क्या ड्यूटीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है? अगर सब राइट्स मांगेंगे और ड्यूटी को इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? राइट्स और ड्यूटी एक कॉइन के दो साइड्स हैं। अगर तुम्हें राइट मिलता है तो तुम्हें ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी पड़ती है। इजी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? ड्यूटीज़, राइट्स। ड्यूटीज़ की बात करें तो तुम्हें क्या करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। थिंकर के अकॉर्डिंग राइट्स तभी मीनिंगफुल होते हैं जब लोग अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। एक्सप्लेन कर तो तुम्हारा राइट्स टू फ्रीडम है, पर तुम्हारी ड्यूटी हर किसी को हार्म ना करे। तुम्हारा राइट टू एजुकेशन है, पर ड्यूटी है कि स्कूल रूल्स फॉलो करना। तुम्हारा राइट टू वोट है, पर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि रिस्पॉन्सिबल लोग को वोट करना। अगर ड्यूटीज़ को इग्नोर करेंगे तो राइट्स मिसयूज़ होने लगता है, सोसाइटी अनस्टेबल हो जाती है। हर सिटीज़न को कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देना है, साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देते हैं। तो सिंपल बात है, जितनी इम्पोर्टेंस राइट है उतनी इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ भी हैं। अब हम बात करेंगे सिविल सोसाइटी एंड स्टेट्स की। गवर्नमेंट के अलावा भी सोसाइटी चलती है। सिविल सोसाइटी क्या है और स्टेट से क्या रिलेशनशिप है उसका, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सिविल सोसाइटी लोगों के ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती। एग्जाम्पल लाइक NGOs, मीडिया, यूनियन, सोशल ग्रुप, ये सब मिलकर सोसाइटी को बेटर बनाने का काम करते हैं। स्टेट क्या है? गवर्नमेंट प्लस इंस्टीट्यूशन जो लॉज बनाते हैं और सोसाइटी को कंट्रोल करता है। इजी एक्सप्लेनेशन में बात करें तो स्टेट का मतलब है पावर प्लस लॉ। स्टेट के पास पावर भी है और लॉ भी है। और सिविल सोसाइटी क्या है? पीपल प्लस अवेयरनेस। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। तो सपोर्ट रोल सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट की हेल्प करती है अवेयरनेस और डेवलपमेंट में, ठीक है। अब वॉच डॉग्स गवर्नमेंट को चेक करती है, गलत काम एक्सपोज करती है। ब्रिज रोल पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच कनेक्शन बनाती है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, पीपल्स की वॉइस सुनी जाती है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है। प्रॉब्लम होता है क्या? कभी सिविल सोसाइटी पॉलिटिक्साइज्ड हो जाती है, बहस भी हो, मतलब प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी जो सिविल सोसाइटी ना वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में चली जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बहस हो सकता है। तो सिविल सोसाइटी और स्टेट एक दूसरे के ऑपोजिट है, बल्कि एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सॉवरेनिटी की बात करें तो सॉवरेनिटी पॉलिटिकल थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है स्टेट की सबसे हाईएस्ट पावर। हर कंट्री में कोई ना कोई अथॉरिटी होती है जो फाइनल डिसीजन लेती है।
उसी को सॉवरेंटी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, सॉवरेंटी का मतलब है अनलिमिटेड अथॉरिटी, जिसके पास लास्ट डिसीजन लेने का पावर होता है, जैसे जो किसी और के कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है। टाइप ऑफ सॉवरेंटी की बात करें तो लीगल सॉवरेंटी होता है, पॉलिटिकल सॉवरेंटी होता है। लीगल जो है, जो लॉ के अकॉर्डिंग सुप्रीम होता है, जैसे पार्लियामेंट। पॉलिटिकल जो रियल पावर लोगों के पास होती है, जैसे वोटर्स जो गवर्नमेंट चूज़ करता है। मॉडर्न व्यूज़ की बात करें तो मॉडर्न टाइम में सॉवरेंटी कम्प्लीटली एब्सोल्यूट नहीं है। लॉर्ड हस्किन ने कहते हैं कि पावर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी सॉवरेंटी थोड़ी लिमिटेड हो गई है। कंक्लूजन की बात करें तो सॉवरेंटी का सिंपल मतलब है स्टेट की हाईएस्ट पावर, लेकिन आज के टाइम में ये पावर शेयर भी होती। कंक्लूजन की बात करें तो इसलिए सॉवरेंटी का सिंपल मतलब है स्टेट की हाईएस्ट पावर, लेकिन आज के टाइम में ये पावर शेयर भी होती है, कम्प्लीटली एब्सोल्यूट नहीं रहती। अब हम बात करेंगे नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है अपने नेशन के लिए लव, यूनिटी, लव और लॉयल्टी फील करना। सिंपल वर्ड में बात करें तो नेशनलिज्म का मतलब है अपने देश के प्रति भावना। जब लोग अपने आप को एक नेशन का पार्ट समझते हैं और अपने कंट्री के लिए प्राउड फील करते हैं, उसे नेशनलिज्म कहते हैं। टाइप ऑफ नेशनलिज्म क्या है? सिविक नेशनलिज्म, एथनिक नेशनलिज्म। सिविक मतलब लॉ एंड सिटीजनशिप पे बेस्ड, और एथनिक का मतलब है कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन पे बेस्ड। इम्पॉर्टेंस क्या है नेशनलिज्म का? यूनिटी क्रिएट करता है, फ्रीडम मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेगेटिव साइड क्या है? कभी कभी एक्सट्रीम नेशनलिज्म से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वॉर्स भी होते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो नेशनलिज्म एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो लोगों के यूनिट करती है, लेकिन इसका एक्सट्रीम फॉर्म डेंजरस भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे मल्टीकल्चरलिज्म्स की। मल्टीकल्चरलिज्म एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मॉडर्न सोसाइटी में बहुत रेवलेंट है। इसका मतलब है कि एक सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर के साथ साथ रहना। सिंपल वर्ड में बात करें, एक ऐसी सोसाइटी जहां अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर के लोग पीसफुली साथ रहते हैं। हर ग्रुप अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर सकता है, किसी को अपनी कल्चर छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी की फीचर्स क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, इक्वल राइट्स, हर ग्रुप के साथ सेम राइट्स, हर ग्रुप को सेम राइट्स मिलता है। अपने कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने की पूरी फ्रीडम्स हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? सोसाइटी इंक्लूसिव बनती है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। प्रॉब्लम कभी कभी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाता है, यूनिटी वीक हो सकती है। कंक्लूजन की बात करें तो मल्टीकल्चरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाता है और सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलता है। अब हम बात करेंगे फेमिनिज़म की। जैसे जैसे मैं जिस टॉपिक के बारे में बात किए जा रही हूँ, उस टॉपिक्स को आप करते जाएं। फेमिनिज्म एक इम्पॉर्टेंट सोशल और पॉलिटिकल कंसेप्ट है। इसका मेन एम है वुमेन को इक्वल राइट्स और स्टेटस देना। फेमिनिज्म के मतलब होता है जेंडर इक्वालिटी की डिमांड करते हैं लोग। वुमेन और मेन को इक्वली ट्रीट किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो। सोसाइटी में वुमेन को हिस्टोरिकली कम इम्पोर्टेंस दिया गया है। फेमिनिज्म इज़ इनइक्वालिटी टू चैलेंज करता है। ये कहता है कि मेन और वुमेन दोनों इक्वल हैं। की फीचर्स की बात करें तो इक्वालिटी, सेम राइट्स होने चाहिए मेन और वुमेन की, फ्रीडम मिलना चाहिए, दोनों को अपना ज़िंदगी जीने का हक है, तो वुमेन को अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का राइट्स मिलना चाहिए। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करना। फेमिनिज्म का ये मानना है कि जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी को ख़त्म करना। टाइप ऑफ फेमिनिज्म की बात करें तो लिबरल फेमिनिज्म, इक्वल राइट्स थ्रू लॉ। सोशल फेमिनिज्म, जेंडर प्लस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे दोनों पे फोकस करें। इम्पोर्टेंस की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, सोसाइटी को डेवलपमेंट करना चाहिए। कभी कभी लोग इसमें मेन और वुमेन समझ लेते हैं, एक्चुअली ये इक्वालिटी के लिए है। फेमिनिज्म का मेन एम है एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ मेन और वुमेन दोनों इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। फेमिनिज्म का मतलब है इक्वलिटी, ना कोई सुपरियरिटी। अब हम बात करेंगे मार्क्सिज्म्स की। मार्क्सिज्म एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरी है जो सोसाइटी इकोनॉमिक पावर को एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी को कार्ल मार्क्स ने डेवलप किया था।
सिंपल वर्ड में बात करें तो मार्क्सिज्म कहता है कि सोसाइटी 2 क्लासेस में डिवाइड होती है, रिच और पुअर, और इन दोनों के बीच स्ट्रगल्स होता है। पावर उन लोगों के पास होती है जिनके पास मनी और रिसोर्सेज होते हैं। रिच क्लासेस इकोनॉमिक कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए पुअर लोग एक्सप्लॉइट होते हैं। मार्क्सिज्म कहता है कि जिनके पास पैसा है उनके पास पावर है। ग्रिम्सी का मानना है कि पावर सिर्फ फोर्स से नहीं, आइडिया और कल्चर से भी कंट्रोल होती है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो इनइक्वालिटी को समझने में हेल्प करता है, एक्सप्लोरेशन को हाईलाइट करता है, सोशल चेंजेस के लिए इंस्पायर करता है। इसकी क्रिटिसिज्म भी की गई थी, हर सोसाइटी सिर्फ क्लास स्ट्रगल पे बेस्ड नहीं होती, मिडिल क्लास का भी रोल इग्नोर करते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो मार्क्सिज्म कहता है कि पावर मेनली इकोनॉमिक कंट्रोल से आती है, लेकिन मॉडर्न थिंकर कहते हैं कि पावर और भी फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग पावर पैसा है और रिसोर्सेज से आती है। अब हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी के थॉट्स जो थे, गांधीयन थॉट्स महात्मा गांधी के आइडियाज़ पर बेस्ड है। उन्होंने पॉलिटिक्स को मॉरलिटी और ट्रूथ से साथ जोड़ा है। गांधी जी के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का एम होना चाहिए ट्रूथ, सत्य और नॉन वायलेंस, अहिंसा। इसकी की कंसेप्ट है, सत्य का मतलब है हमेशा सच का साथ देना, ट्रूथ सबसे पावरफुल चीज़ है, अहिंसा का मतलब है किसी को भी हर्ट न करना, पीसफुल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना। सत्याग्रह का मतलब है इनजस्टिस के अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट करना, वॉयलेंस के बिना स्ट्रगल्स। इजी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो गांधी जी कहते हैं वॉयलेंस से नहीं, ट्रूथ और पीस से जीतो। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल में यूज़ हुआ है, वर्ल्ड को पीसफुल रेसिस्टेंस का आइडिया दिया, आज भी प्रोटेस्ट में यूज़ होता है। इसकी आलोचना भी की गई थी, हर सिचुएशन में नॉन वायलेंस पॉसिबल नहीं है, कभी स्ट्रॉन्ग एक्शन की भी ज़रूरत होती है। इसकी कंक्लूजन्स की बात करें तो गांधी के थॉट्स एक मॉरल और पीसफुल अप्रोच है जो हर सोसाइटी को बेटर बनाने का रास्ता दिखाता है। गांधी का जो थॉट है वो बेस है ट्रूथ और नॉन वायलेंस में। अब हम बात करेंगे सिटीजनशिप पे। सिटीजनशिप एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कंसेप्ट है। इसका मतलब है किसी स्टेट के लीगल मेंबर होना, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ को फॉलो करना। सिटीजनशिप तो सिंपल वर्ड में समझने लगे तो किसी कंट्री का ऑफिशियली मेंबर होना, जिनके पास राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ भी होती हैं। अगर तुम किसी कंट्री के सिटीज़न हो तो तुम्हें प्रोटेक्शन मिलता है, तुम वोट दे सकते हो, तुम लॉज फॉलो करते हो, राइट्स मिलता है, ड्यूटीज़ मिलता है, पार्टिसिपेशन मिलता है। सिविल राइट्स होती है, पॉलिटिकल राइट्स होती है, सोशल राइट्स होती है। मॉडर्न इश्यूज़ क्या है, माइग्रेशन, डुअल सिटीजनशिप्स और ग्लोबल सिटीजनशिप्स कंसेप्ट। सिटीजनशिप सिर्फ राइट्स नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाती है। सिटीज़न बनने से सिर्फ हक नहीं, जिम्मेदारी भी है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, पॉलिटिकल ख़त्म, शायद ख़त्म हो गया ना। ठीक है, अगर कुछ भी छूटा होगा तो आपको मेरे इससे मिल जाएगा। मैंने बहुत सारी, अच्छा लिबरलिज़म के बारे में हमने बात नहीं किया, फैसिज़म के बारे में नहीं, इन सब का मैंने शॉर्ट में बनाया हुआ है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। लिबरलिज़म एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस करती है। लिबरलिज़म हो गया है शायद। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ओवरऑल जितने भी मैंने टॉपिक से बात की है उन सबसे तो यही होता है कि जो इम्पोर्टेंस मैंने लास्ट में दी है पहले वो आप करके जाना,
फिर आप पेपर देखो, आपको समझ में आएगा। इस सारे टॉपिक्स को आप अपने इसमें कॉपी में लिख लो, फिर उस हिसाब से पढ़ के जाओ। सब नहीं पढ़ के जाना है, पहले इंपॉर्टेंस पढ़ो। क्वेश्चन इसी तरीके से आती है। अगर नेशनलिज्म पूछता है, नेशनलिज्म आप पढ़ के जाते हो, रेज एंड ग्रोथ। और अगर कुछ भी पूछता है नेशनलिज्म के रिलेटेड, तो आप जो पढ़ के गए हो आप उसी को बना कर लिख कर आओ। कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको, बस इतना ही करना है। मल्टीकल्चरलिज्म, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, जॉन लॉस की थ्योरी ऑफ जस्टिस, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल थ्योरी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिटीजनशिप आता ही है। इतना करके चले जाओ, और भी मैंने जो जो दिया है करके चले जाओ, अच्छे से पास हो जाओगे। थैंक यू सो मच।